हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट के एसएसटी के जुलाई 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एसएसटी प्लस पेडागोजी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हमने 2011 और 2012 के पेपर को सॉल्व करा दिया है एसएसटी का। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम 2013 के पेपर को सॉल्व करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, या फिर कंबल के लिए। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। उत्तर पश्चिम भारत जो था अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कंबल के लिए प्रसिद्ध था, जिसे हम भंगिसी के रूप में भी जानते हैं। इसे हम भंगिसी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्फोरा एक डैश था। तो एम्फोरा क्या था? ऑप्शन है इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, तांबा लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थे लगा जार, या फिर छिद्रयुक्त बर्तन। तो एम्फोरा इनमें से क्या है? तो एम्फोरा जो है वो लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थे लगा एक प्रकार का जार होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। तो रोमन का साम्राज्य जो है उसमें काली मिर्च की बहुत ज़्यादा मांग थी, तो उसे किस नाम से बुलाते हैं? ऑप्शन है काला जादू, काला तबीज, काला पत्थर, या फिर काला सोना। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को हम काला सोना के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी इतनी मांग ही थी उस समय की सोना के बराबर इसका मूल्य होता था यवन साम्राज्य में, यानी कि रोमन साम्राज्य में। काला सोना यानी कि काली मिर्च को हम काला सोना और यवन प्रिय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रोमन साम्राज्य के लोग यवन प्रिय थे। यवन प्रिय के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। तो रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार कब हुआ था, किस काल में हुआ था? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो रहट का प्रयोग जो है वो मध्यकाल में आविष्कार इनका हुआ था। रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में संस्कृत में लिखी प्रशस्ति पाया गया है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशंसा में दिल्ली के शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। फ्रेंड्स, जो संस्कृत में प्रशस्ति पाई गई है उसका नाम है जोधपुर शिलालेख। जोधपुर शिलालेख जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शौर्य और विजय गाथाओं का उसमें उत्कीर्ण है, यानी कि लिखा हुआ है इसकी विजय गाथाएं, और वह संस्कृत में लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया जाता था? ऑप्शन है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। ऑप्शन 2 है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो इसलिए किया जाता था। हिरण का शिकार करने से पहले किया जाता था, या फिर पुत्र के जन्म के लिए किया जाता था। तो हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान है वह ऑप्शन 2 सही है। यहाँ राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था। कोई राजा होता था जो कि जन्म से क्षत्रिय न होता था, इसलिए उसे हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराकर उसे क्षत्रिय के रूप में घोषित किया जाता था, इसलिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल काल में व्यापारियों को संघ को डैश कहा जाता था। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ग्रामम, श्रेणी, नगरम, या फिर सभा। तो यहाँ हम चोल काल में व्यापारियों के संघ को श्रेणी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली से, असमी से, उड़िया से, या फिर मैथिली से। तो नाथ संप्रदाय जो है उसी के साहित्य को नाथ साहित्य के रूप में जाना जाता है, और यह संप्रदाय बंगाल में प्रसिद्ध हुआ था।
इसलिए नाथ साहित्य बंगाल से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कौन सा अहिंसक आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन या फिर पख्तून आंदोलन। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में चलाया था। इस आंदोलन को अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चलाया। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कांग्रेस द्वारा जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया था उसमें स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 1 जनवरी 1930 को या फिर 2 अक्टूबर 1930 को। तो उस समय स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। स्वतंत्रता से पहले हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस अपना 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं 1930 को, इसीलिए इस दिन हमारा संविधान भी पारित हुआ था और उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में अब मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है। तो बिग बियर किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या फिर गैलेक्सी का। तो बिग बियर जो है वो नक्षत्र मंडल का उदाहरण है, नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है बिग बियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसके, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। दूसरा है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। तीसरा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है इसलिए। या फिर चौथा ऑप्शन है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश वर्ष लगता है इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारा? तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में एक समान ही समय लगता है इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 3 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार, तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, समान रहता है। हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार जो है वो समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन कब कहलाता है? ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है उस स्थिति को पृथ्वी दिन कहते हैं। दूसरा है ग्रीनविच का मानक समय को। तीसरा है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया गया समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय को। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिए गए समय को पृथ्वी दिन के रूप में हम जानते हैं। तो पृथ्वी दिन जो है वो 24 घंटे के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो विषुव जो होता है उसके दिन सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ती है? ऑप्शन है कर्क रेखा पर, दूसरा है विषुवत रेखा पर, तीसरा है मकर रेखा पर या फिर चौथा है आर्कटिक वृत्त पर। तो हाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है।
21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो है वह विषुव के रूप में माना जाता है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध पर दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं क्योंकि? तो अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन क्यों हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। दूसरा है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित होता है। तीसरा है अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। या फिर चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। तो अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन क्यों होते हैं? तो ये ऑप्शन पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है, इसलिए यहाँ पर पोताश्रय एवं पतन होते हैं। यहाँ हमारा तंदुरित का अर्थ है फ्रेंड्स कटी फटी होता है। यहाँ का जो तट रेखा होती है वह कटी फटी होती है, यानी कि वहाँ पोताश्रय या फिर पतन बंदरगाह की स्थिति सही होती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, रॉकी, एंडीज या फिर अल्प्स। तो दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर राजस्थान में। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें क्यों बहती है? ऑप्शन है घाटी से मैदान की ओर, दूसरा है स्थल से समुद्र की ओर, तीसरा है समुद्र से स्थल की ओर या फिर चौथा है पठार से मैदान की ओर। तो हमारे यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थल से समुद्र की ओर इस समय लौटती हुई पवनें बहती है, इसलिए इस समय आर्द्र पवनें बहती है। यानी कि लौटता हुआ मानसून जो होता है स्थल से समुद्री क्षेत्र की ओर बहता है, यानी कि पवनें इस दिशा में बहती है और बाकी दिनों में समुद्र से स्थल की ओर पवनें बहती हैं। लौटते हुए मानसून के समय भारत के किसी किसी क्षेत्र में वर्षा भी होती है शीत ऋतु में, जिसका यही कारण है क्योंकि उस समय मानसून जो है वह लौटता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को या फिर चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को। तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है इस रूप में हम ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसे हम पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन या फिर अमेजन नदी बेसिन। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, अमेजन नदी बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, मलोका क्या है? मलोका क्या है? ऑप्शन है एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है या फिर मलक्का का निवासी है। तो मलोका इनमें से क्या है? यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, मलोका जो है वह एक प्रकार का घर है जिसका प्रयोग कोलंबिया के जनजातियों द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्वी पेरू क्षेत्र में निवासियों द्वारा, यानी कि मलोका जो है एक प्रकार का घर है। इसका प्रयोग कौन करता है? कोलंबिया के जनजाति क्षेत्र के लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन या फिर विकास प्रबंधन।
तो इनमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन जो है वो संसाधन प्रबंधन होगा। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्षक मेखला की एक विधि है। रक्षक मेखला जो है किसकी विधि है? जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बगानी की या फिर मृदा संरक्षण की? तो रक्षक मेखला जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है किस प्रकार का पुरा स्थल है? ऑप्शन है पुरा पाषाणिक, नव पाषाणिक, महापाषाणिक या फिर सूक्ष्म पाषाणिक। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। भीमबेटका जो है पुरा पाषाणिक नामक स्थल है, पुरा पाषाणिक स्थल है यह। और यह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, यानी कि MP में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो ऋग्वैदिक काल जो है उस काल में कौन से 3 देवता प्रमुख थे? ऑप्शन है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो इनमें से कौन से देवता जो है वो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख थे? तो यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अग्नि, इंद्र तथा सोम जो हैं वो ये तीनों देवता ऋग्वैदिक काल में विशेष स्थान इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। तो संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन है भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप तथा भारत अरब। तो संस्कृत को इनमें से किस भाषा परिवार का हिस्सा मानते हैं हम? तो भारत आर्य का यानी कि भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा संस्कृत को माना जाता है, यानी कि संस्कृत जो है वो भारत आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो ऑप्शन है किस स्थान पर, इनमें से किस स्थान पर मृतक को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन है इनामगांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़ या फिर भीमबेटका। तो यहाँ पर जो है वो इनामगांव में मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, यानी कि जो उनकी मृतक शरीर होता था उसका सिर उत्तर की तरफ होता था। और आज भी वर्तमान काल में हम इसी दिशा में दफनाते हैं, दफनाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने क्या कहा? ऑप्शन है पिपासा, तृष्णा, तन्हा या फिर तीव्र इच्छा। तो बुद्ध ने जो है वो लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को तृष्णा नाम दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को हमारा आज का ये PYQ पसंद आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे के 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें SST प्लस पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। आज तो पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं आए हैं, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।